अपनी तैयारी को स्टार्ट करना, आपने अपनी तैयारी को स्टार्ट भी करना है, उसके बाद आपने इसको कंटिन्यू भी करना है। क्योंकि क्राउड ये करेगा कि तैयारी स्टार्ट बड़ी मुश्किल से कर पाएगा, उनका स्केड्यूल नहीं बनेगा, महीना डेढ़ तो उनके स्केड्यूल बनने में लग जाएगा, तो टाइम ज़ाया होगा। उसके बाद जब स्केड्यूल थोड़ा सा बनेगा तो 10%, 15%, 20% करके वो पढ़ाई छोड़ देंगे। उसके मुकाबले में जब आप अपनी 100% तो नहीं तैयारी कर सकते, ह्यूमनली इम्पॉसिबल है 5 साल का सिलेबस, लेकिन आप उसको 50, 60, 70% उसको जब प्रिपेयर करके जाओगे तो आप इन कंपैरिजन टू द पीपल इन कंपटीशन एक बेटर पोजीशन पे होगे कि आपको वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें से जब आपने स्केड्यूल बनाना है तो आपने ये देखना है कि आपने किन सब्जेक्ट्स को फोकस करना है। ठीक है। इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स हैं तो आपने क्या इक्का दुक्का सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं? नहीं। जब एक एग्जाम सालों बाद आता है, ठीक है, इसका मतलब वो इतना इंपॉर्टेंट है कि वो सालों बाद आया है और उस पर इतनी क्राउड जो है, इतना लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि सीट्स कम है और ये हर साल अनाउंस नहीं होता, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद। ठीक है। कई बार अनाउंस होता है तो अगली अटेम्प्ट में लोगों की एज ओवर हो जाती है। तो ये जो एक आपके पास आई है एक अपॉर्चुनिटी, तो इसको भी आपने ग्रैब करना है, कहीं मिस ना हो। तो इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए आपने होल हार्टेडली तैयारी करके जानी है। यानी कि आपने एक या दो सब्जेक्ट पे रिलाई नहीं करना। जब भी आप किसी एक आम शख्स से पूछेंगे, सीनियर से मुझे गाइड कर दे मैं क्या पढ़ूं, उसने कहना है स्टूडेंट्स पढ़ लो, कॉलेज पढ़ लो, एक दो सब्जेक्ट पढ़ लो, बस हो जाएगा। नहीं। आपने जब मुकाबला करना है ना, तो दे हैव टू चूज द बेस्ट अमंग बेस्ट ऑफ द पीपल जो आपके साथ अपीयर हो रहे हैं एग्जाम के अंदर। तो आपने क्या करना है कि आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, देन मीडियोकर एंड देन लीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, इसका एक ग्रेडियंट बन जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स आपने चूज कर लेने, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स, उसके बाद आपकी हॉस्पिटल फार्मेसी, आपकी क्वालिटी कंट्रोल, इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन, और उसके बाद नीचे की तरफ बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मार्केटिंग मैनेजमेंट, उसके बाद आपकी साथ क्लिनिकल। ठीक है। तो इस तरह से आपने लेके चलना। लिख दिया कि अगर आपको गूगल रैंक चाहिए और आपको ये सारी चीजें चाहिए तो आप किस तरह से वो अटेन कर सकते हो। ठीक है। इसी तरह से फार्माकोलॉजी आपने कवर कर ली। इसके बाद आपको मैं एक बुक बता दूं, कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू। ठीक है। सीपीआर के पहले 1 से लेकर 7 चैप्टर्स जो हैं ये आपने लिख लेंगे, ये आपनी लाजमी करने। इसमें आपकी फार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स और कुछ हद तक इंडस्ट्रियल की तैयारी हो जाएगी। ठीक है। ये हो गया। और इसके अलावा जो बायोफार्मास्यूटिक्स या इनकी फार्मास्यूटिक्स और इंडस्ट्रियल फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, इनके इट्सल्फ मैंने जो अपनी ड्राइव लिंक है उसके अंदर अलहदा नोट्स पूरे के पूरे हैं, पूरे सब्जेक्ट के। ठीक है। अगर किसी के पास नहीं है तो वो वहां से पढ़ सकता है। उसके बाद आपने फार्मास्यूटिक्स हो गया, बायोफार्मास्यूटिक्स हो गया, आपकी फार्माकोलॉजी हो गई, हॉस्पिटल फॉरेंसिक आपने बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सीट्स आती हैं इसमें आप ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हो, आगे जाके आप हॉस्पिटल फार्मासिस्ट भी बन सकते हो, और आपको इन टच रहना पड़ेगा विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज, एक्ट्स, अमेंडमेंट्स। तो उसमें आपकी फॉरेंसिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से जो मैंने ये बुक लिखी फॉरेंसिक फार्मेसी की, वो इसीलिए थी कि कई लोगों के सर के ऊपर से गुजर जाता है फॉरेंसिक, और मैं चाहता हूँ कि जो लोगों को चीज मुश्किल लगती है आप उसमें प्रो हो जाओ, स्पेशलिस्ट हो जाओ। ठीक है। इसलिए आप फॉरेंसिक के एक्ट लॉज को पढ़ोगे, उसके साथ आप ये जो बुक है इसको इसमें से एमसीक्यू करोगे सारे के सारे अटेम्प्ट, और उसके बाद अभी ड्राफ्ट का टेस्ट हुआ और जिन्होंने ये बुक से पढ़ा था सारे एमसीक्यूज उसमें से आए और उनके बहुत अच्छे नंबर आए। मुझे बड़ी खुशी है कि 70s में, 60s में बड़े अच्छे नंबर हैं ड्राफ्ट के अंदर आना। ठीक है। डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर दोनों पोस्ट पे लोगों ने अप्लाई किया। और सिलेबस जो था बहुत ज़्यादा हमारी एचएससी के सिलेबस जो था उसमें इंक्लूडेड था। तो जब आप सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करते हो तो बहुत सारी ऐसी सीट्स पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा भी आती हैं, जैसे फेडरल की ड्रैप आ गई, फेडरल की बाकी कोई सीट्स आ गई, जैसे फेडरल के भी मैंने अपनी ब्लॉग में लेखन.com पे फेडरल की 2 रेडियो फार्मासिस्ट की सीट्स आई हुई हैं, उसका मैंने शेयर किया। तो सीट्स आती रहती हैं, आपने अप्लाई करते रहना है। इसी तरह से मैंने, अगर आपको होता है कि आपने पूरे सब्जेक्ट्स को कैसे तैयार करा, तो फार्मासिस्ट की मैंने बुक लिखी है जिसके अंदर फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी, बायोफार्मास्यूटिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिस सब्जेक्ट का भी आप नाम ले रहे हैं सारे के सारे 5 साल का कोर्स इस एक बुक के अंदर सब्जेक्ट वाइज,
सिलेबस के मुताबिक, एंड देन टॉपिक वाइज उसके एमसीक्यूज बने हुए हैं, वन लाइनर ऑब्जेक्टिव हैं, क्विक रिव्यूज हैं, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं, पास पेपर्स हैं, टेबल्स हैं। सीपीआर जो आपको मैंने ये वाली बुक बताई है, इसके 20+ चैप्टर्स की समराइज करके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें निकाल के इस बुक के अंदर मैंने दी हैं, ताकि किसी एक बंदे के पास ये बहाना ना रहे कि आप एग्जाम पास नहीं कर सकते। एग्जाम पास करने के लिए आपको थ्योरी को मैक्सिमम कवर करना पड़ेगा, थ्योरी और एमसीक्यूज को, और साथ ही साथ आपको जो मेरे चैनल के ऊपर भी है और बाकी आपने एक से दो ऐसे आइडेंटिफाई कर लेने यूट्यूबर्स को अक्रॉस द ग्लोब, जो फॉर एग्जांपल आप एएनएस पढ़ रहे हो तो आपने रात को एएनएस के टॉपिक की एमसीक्यूज निकाल लेने, या शॉर्ट लेक्चर जो 5 मिनट के अंदर वो कवर कर देते हैं, वो देखने हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो पढ़ने की स्ट्रैटेजी ये होगी, जैसे फॉर एग्जांपल आज आप 5 पेज या 10 पेज पढ़ते हैं तो आपने अंडरलाइन करते रहना है एमसीक्यूज को। उसके बाद अगले दिन आपने जब पढ़ना है तो पहले आपने पिछले अंडरलाइन या मार्क चीजों को पहले पढ़ना है, उसके बाद आपने जंप करना है नेक्स्ट 10 पेजेस पे। फिर तीसरे दिन आपने पिछले 20 पेजेस को पढ़ना है, चौथे दिन आपने पिछले 30 पेजेस को पढ़ना है। आके 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, लेकिन इस तरह आप स्टडी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे होगे। कैरी फॉरवर्ड करने का मतलब ये है कि जो चीज आपने शुरू में पढ़ी वो एंड तक आप याद रख रहे हो। उसके मुकाबले में जो लोग साथ कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, वो एंड तक जाते हुए सब कुछ भूल चुके होंगे पिछला, और वो उनकी नेगेटिव मार्किंग होगी, पैनिक होगा, और टाइम मैनेज नहीं होगा। अब मैं आपको कोई एक मुझे वॉलंटियर इसमें से चाहिए जो जिससे मैं अभी इस वक्त बात कर सकूं। कोई है आप में से जो इस वक्त मुझसे बात कर सके, अनम्यूट करके? कोई इस वक्त है जो अनम्यूट करे अपने माइक को और मुझसे बात कर सके? जी। जी। मैं अरीस बात कर रहा जी अरीज, आप मुझे ये बताएं कि हूँ। जी जी। कितने नंबर का सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट होता है आपकी नॉलेज के मुताबिक? अ, मेरे ख्याल से आई गेस हंड्रेड्स में ही होना चाहिए। 100 नंबर का एक पेपर होता है। अच्छा अरीज, ये जी। मुझे बताइए कि पेपर जो है ये एमसीक्यू बेस्ड आता है कि डिस्क्रिप्टिव आता है? मेरे ख्याल से एमसीक्यूज बेस्ड आता होगा। हाँ, अब ये इसमें ना दो ऑप्शंस हैं। या तो हम्म दे मेंशन के डिस्क्रिप्टिव है और उसका सिलेबस बता देते हैं, अदरवाइज अगर डिस्क्रिप्टिव नहीं है तो इट कैन आइदर बी डिस्क्रिप्टिव, आइदर बी हम्म एमसीक्यू बेस्ड। ठीक है। हम्म और जब ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स होती हैं तो कोशिश ये होती है कि वो एमसीक्यू बेस करें, क्योंकि एमसीक्यू में मार्जिन ऑफ एरर ज्यादा होता है, यानी कि 100 टाइम्स एक बंदा गलत चीजें अटेम्प्ट कर सकता है, और उसमें से हम्म स्क्रीन आउट करना आसान हो जाता है कि ये लोगों ने गलत किया, इनकी नेगेटिव मार्किंग ये सारी हो गई है तो इनको अलहदा कर दें, और ये जो बचे हुए हैं, इनका इंटरव्यू करना है। तो आपने थ्योरी को इसलिए पढ़ना है और साथ एमसीक्यू पढ़ना है ताकि आप डिस्क्रिप्टिव प्लस एमसीक्यू के लिए तैयार हैं, और साथ जब थ्योरी पढ़ेंगे तो आपके इंटरव्यू की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें से मुझे बताइए, आपको अंदाजा है कि नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है एक गलत एमसीक्यू की? मेरे ख्याल से -1 एक नहीं, की। इसमें जैसे पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, इसके अंदर हम्म। होती है 0.25 नंबर की नेगेटिव मार्किंग। अच्छा। ठीक है। हम्म। यानी कि अगर आप एक एमसीक्यू को नहीं अटेम्प्ट करते तो आपके कितने नंबर आएंगे? 0 नंबर होगा उसका? नहीं, उसमें उसका मतलब -0.25 कटेंगे नहीं नहीं नहीं, ओवरऑल अभी से। आप मेरी बात को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर जी करना जी। है, टेक्निकल। हम्म। एक एमसीक्यू अटेम्प्ट ही नहीं किया तो 0 नंबर। जी जी। तो 0 नंबर। अगर एक एमसीक्यू सही किया तो 1 नंबर। हम्म अगर एक एमसीक्यू अटेम्प्ट किया लेकिन वो गलत किया हम्म। तो फिर -0.25 नंबर। ठीक है। जी जी। इसका हम्म मतलब ये है कि मिसाल लेते हैं, आपने 100 नंबर का अरीज पेपर देने गए और आपके आए हैं 100 में से 55 नंबर। ठीक है। हम्म। तो आपके गलत फिफ्टी कितने हो फाइव गए आउट ऑफ 100? 45। नहीं, 45 तो नहीं होंगे। 45 आपके गलत हो गए, समझे? 45 को हम्म मल्टीप्लाई करेंगे आप 0.25 से तो कितने? 11-12 नंबर हैं। तो इसका मतलब ये है कि 11-12 वो नंबर हैं जो आपके फर्दर डिडक्ट होंगे आपके अटेन नंबर में से। यानी कि 55 ने नंबर लिए, 45 गलत हम्म कर दी, जिसकी वजह से 55 में से मजीद आप 11-12 नंबर माइनस कर दें। तो हम्म। आप कहाँ पे स्टैंड करेंगे? आप करेंगे आउट ऑफ 100 40 41 42 नंबर आपके आए हैं बस। 40 में ठीक है। बिल्कुल। इसका हम्म मतलब ये है कि आप इस वक्त खड़े हैं बिल्कुल एज पे, पास और फेल की।
लेकिन हम्म अगर आपने अपने वालिदैन का ख्वाब पूरा करना है, आपने अपना ख्वाब पूरा करना है, या अपना एक गोल सेट किया है कि यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस गवर्नमेंट सेटअप एंड यू हैव टू compete विद द पीपल इन कंपटीशन, और आपने लोगों को जो है उनसे आगे निकलना है, और आपने ये सीट्स अटेन करनी है, तो आपको हम्म मार्जिन से तो ऊपर जाना है। क्योंकि मार्जिन पे पास होने का फायदा नहीं, फायदा ये है कि आप मार्जिन से थोड़ा ऊपर जाओ उस ब्रैकेट में कि जिसमें यू आर बीइंग कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। हम्म। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? जी जी। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि अगर हमने अटेम्प्ट ही नहीं किया तो फिर उसके 0 मार्क्स होंगे, तो रॉन्ग अटेम्प्ट करने से बेहतर क्या नो अटेम्प्शन अटेम्प्ट होगा? हाँ, ये बहुत वैलिड और बहुत अच्छा सवाल है। और जब मैंने क्वेश्चन देना था तो मेरे साथ जितनी सीट्स थी ना उतने लोग भी पास नहीं हुए। हिस्ट्री का सबसे मुश्किल पब्लिक पब्लिक सर्विस कमीशन का, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का पेपर आया था हमें। और हम्म उसमें उसमें मैं आपको बताता हूँ, अ, उसमें ये था कि हम ज्यादातर लोगों ने ना नेगेटिव मार्किंग की वजह से, और उनको पैनिक की वजह से, टाइम मैनेजमेंट ना होने की वजह से, और आउट ऑफ प्रैक्टिस होने की वजह से हम्म वो वो फेल हो गए। यानी कि जितनी हम्म सीट्स थी उतने लोग भी पास नहीं हुए। यूजुअली होता है कि जितनी सीट्स होती हैं उससे कोई 1,000, 1,500, 2,000 बंदे ज्यादा पास हो जाते हैं, तो वो हम्म ऊपर मेरिट को ले लेते हैं। एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को बुलाते हैं। मतलब अगर 5 सीटें एडवर्टाइज हैं तो वो 25 लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। 63 सीट्स अगर आई हैं तो 63 को मल्टीप्लाई बाय 5 करें, जो फिगर आएगी ना उन लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। समझ आई? अब क्या होता है कि मुझे ये समझ आया कि यार बहुत बड़ी ऐसी स्टूडेंट्स की तादाद है कि जिनको पेपर अटेम्प्ट करना नहीं आता, या टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता, या खुद में वो फैसला नहीं कर पाते कि मैं इसको छोड़ूं कि अटेम्प्ट करूं। तो वो कैसे पता चलेगा? ठीक है, वो ऐसे कि मैंने क्या किया कि मैंने ये मॉडल पेपर की ये बुक लिखी। ठीक है, ये मॉडल पेपर की बुक क्या है अब मैं आपको बताता हूँ। ये जितने मेरे साथ पब्लिक सर्विस कमीशन में ऑफिसर्स बने, कोई ड्रग इंस्पेक्टर, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, फार्माकोविजिलेंस ऑफिसर, फार्मेसी मैनेजर्स, मैंने उनको कहा कि अगर आप एक पेपर एग्जामिनर हैं या सेटर है तो आप एमसीक्यू का पेपर कैसा बनाएंगे? पब्लिक सर्विस कमीशन का हर एक ने 100 नंबर का पेपर बना के मुझे दिया, और वो पेपर 38 के करीब मैंने इस बुक में अलॉन्ग विद द कीज डाले। आपने इसमें क्या करना है कि ये जो बुक है इसमें आपने ये खोल लेना है, जैसे पेपर एक खोल लें आप इसमें कोई भी। मैं आपको ये दिखाता हूँ कि एक ये पेपर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये है पेपर 3। मैंने उस ऑफिसर की डिटेल, उसका ईमेल, सारा कुछ लिखा कि आप उससे रब्ता भी करना चाहिए। आपने ये सारे एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करना है। आपने इसकी जो की है वो मैंने एंड पे डाली है ऐसे। ठीक है, एंड पे आपने देखना है कि आपके कितने सही है कितने गलत है। आपने अपने आपको 90 मिनट देने हैं। 90 मिनट जो पब्लिक सर्विस कमीशन का जैसे टाइम होता है, आपने 90 मिनट्स के अंदर आप ये 100 नंबर अटेम्प्ट करने हैं। आता है नहीं आता आपने वो करने हैं, छोड़ने हैं नहीं करनी है आपके ऊपर है। और एंड पे ये देखना है कि राइट आंसर इतने हैं, रॉन्ग इतने हैं। रॉन्ग को मल्टीप्लाई करना 0.25 से, जो नेगेटिव मार्किंग है उसको फर्दर माइनस कर देना टोटल नंबर में से अपने। तो आपको पता चल जाएगा आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। फिर आप ये पहले पेपर से लेकर जब आप एंड के 38 पेपर तक करोगे, और 38 पेपर में अपने आप की वैल्यूएशन करोगे, आपको पता चल जाएगा हाउ टू अटेम्प्ट अ पेपर, how to manage the paper within the given time of 90 minutes, whether to attempt or leave a question, how to avoid the negative marking। ठीक है, अब ये जो है ये इस बुक के अंदर। अच्छा, एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस बुक में मैंने ये डाली कि मैं जब आप लोगों की तरह स्टूडेंट था तो मेरी एक्सेस नहीं होती थी, या मैं ना बड़े लोगों से रब्ता करना चाहता था, जो कोई ड्रग इंस्पेक्टर कोई है, लेकिन एक इंसल्ट, एक बेइज्जती सी महसूस होती है यार, ये इनका टाइम ना जाया करें, और ये कैसे इनसे पूछें, और ये पूछेंगे तो ये माइंड ना कर जाए। ठीक है, और लोग बड़ी हाफ हार्टेडली बता देते कि ये पढ़ लो या वो पढ़ लो। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, असल रहनुमाई वो है कि आपका हाथ पकड़ के बता जाए कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे पढ़ना है, इसका स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, वो सारी चीजें। और मैंने उस वक्त दुआ की कि या अल्लाह ये मेरा पास करवा दे एग्जाम, ताकि मैं उन लोगों की मदद करूं जो शायद उधर खड़े हैं जहां आज मैं खड़ा हूं। मैंने वो सारे सवाल जो पूछना चाहते थे एक एक आम फ्रेश ग्रेजुएट या एस्पायरिंग कैंडिडेट, वो सारे सवाल इधर लिख दिए। मतलब क्या कि आपको लगता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी इंपॉर्टेंट है? आपने कितना टाइम पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी को दिया? आप एनुअल सिस्टम में थे, सेमेस्टर में थे, आपकी यूनिवर्सिटी का नाम क्या था, आपने एग्जाम की तैयारी की थी या नहीं की थी, आपने कितना टाइम दिन में दिया था, आपने पास पेपर्स पढ़े थे या नहीं पढ़े थे,
आप क्या, आपने कहाँ से पढ़ा था, कितना पढ़ा था, कौन सी बुक्स इस्तेमाल की थी, वो सारे एक सेट ऑफ क्वेश्चन बनाए और सारे मैंने, जो हमारे ऑफिसर्स थे उन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया, और ये उनका उनका कांटेक्ट नंबर, उनके ईमेल, उनका नाम सारा, कि अगर कोई आपको एस्पायर करे तो आप उससे रब्ता भी कर सको, यूनिटी परमिशन से वो सारा है, ताकि आपको लोगों के पीछे जाने की बजाय मैं लोगों को आप तक पहुंचा दूं। ठीक है, ताकि वो जो ख्वाब मेरा है कि इस सिस्टम में आप जैसे फ्रेश फेसेज आए, ताकि जो एक ख्वाब मैं लेके चला हूं कि जिसमें आई वांट टू चेंज द सिस्टम बाय बीइंग विद इन द सिस्टम, ठीक है, वो मैं आप जैसे यंग माइंड्स के साथ मिलकर कर सकूं। उसके लिए दो ऑप्शन थी, या तो आई गिव अप, कि मैं कहूँ कि यार ये तो मुश्किल है क्योंकि लोग ही नहीं है सिस्टम उस तरह के, या फिर आई स्ट्रगल एंड स्ट्राइव एंड वर्क हार्ड, कि आप लोगों को मैं वो चीजें सिखाऊं, आपको पेपर अटेम्प्ट करना बताऊं, आप पास करें, और देन यू ज्वाइन मी एंड देन यू रिमेम्बर के कौन आपके साथ खड़ा था, और इंशाल्लाह हम इसको मिलके चेंज करें। जी फातिमा, आपने कुछ पूछना है? ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो इस लिंक पे दोबारा ज्वाइन करके फिर पूछ लें जी जी, आप पूछें क्वेश्चंस। जी। ये 1-2 मिनट में एंड होने वाली है। जी जी, पूछ ले, आप अगर एंड हो गई तो फिर दूसरे लिंक पे। सही है, तो मैं क्वेश्चन पूछ लूं? जी जी, जी जी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। एक्चुअली आई एम फ्रॉम एमबीबीएस, तो मैंने ये इस वजह से ज्वाइन की मीटिंग बिकॉज मुझे एसपीएससी का थोड़ा सा आइडिया चाहिए था कि किस तरह से। अच्छा, जो मेरा सवाल था वो ये है कि मतलब हमें किस टाइम पे तैयारी शुरू करनी है? जैसे इसी तरह होता है ना, फार्म डीबी हमारा 5 इयर्स का होता है, 1 ईयर हाउस जॉब, एमबीबीएस में भी यही होता है। तो उसके मतलब हाउस जॉब के बाद हमने एसपीएससी का एग्जाम देना होता है या मिडिल में आता है? और तैयारी हमें कब से शुरू करनी होती है? गैप क्या होता है टाइम पीरियड का? इसके बारे में थोड़ा गाइड जी कर जी, दें। असल में ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है ना, दिस इज नॉट लाइक सीएसएस और पीएमएस कि ये हर साल अनाउंस होगा। एमबीबीएस की चूंकि रिक्वायरमेंट और उस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि वो बहुत इस्टेब्लिश्ड है, और बहुत हॉस्पिटल्स के अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा होती हैं, वो टाइम टू टाइम एडवर्टाइज होती हैं। फार्मासिस्ट की सीट्स इतनी जल्दी एडवर्टाइज नहीं होती जितनी एमबीबीएस की सीट्स आती हैं, यानी कि अगर एमबीबीएस की 5 बार एडवर्टाइज हो रही है तो फार्मासिस्ट की कोई 1 बार या 2 बार एडवर्टाइज हो रही है। ठीक है, सही। ये आप इसकी रेशो लगा लें। और दूसरी चीज ये कि आपने अगर रेगुलर सीट के लिए आपका आता है कोई, तो आपने जो कमीशन है वो दो तरह का एग्जाम कंडक्ट करता है एमबीबीएस के लिए। वो रिटर्न भी हो सकता है और वो सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड भी हो सकता है। फार्मासिस्ट चूंकि बहुत बड़ा क्राउड होता है तो उसका रिटर्न में से स्क्रीन आउट करते हैं। एमबीबीएस में ये होता है कि अब बेशक क्राउड ज्यादा, लेकिन यूजुअली ये प्रैक्टिस रही है कि इंटरव्यू बेस्ड पेपर आता है, लेकिन स्टिल चाहे वो रिटर्न हो, देन इंटरव्यू हो, या डायरेक्ट इंटरव्यू हो, आपने उसकी तैयारी करनी है ताकि आप इंटरव्यू कम से कम क्लियर करें। और इंटरव्यू तभी क्लियर होगा व्हेन यू गो थ्रू द थ्योरी, और चाहे वो फार्माकोलॉजी है या आपके एनाटॉमी है, जितने आपके मेडिसिन है, जो भी है आपकी। अच्छा, उसमें यह है कि एडवर्टाइज होंगी इनकी वेबसाइट पे भी, इनकी जो लोकल न्यूज़पेपर्स हैं उसमें भी एडवर्टाइज हो रहा है। सेम एक ही आपने अप्लाई वेबसाइट है कर ना देना उसकी। एसपीएससी की? जी जी, एसपीएस, इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, क्योंकि एक ये ही वो हैं जो वेबसाइट रेगुलर है। सीट्स हैं, मतलब यू बिकम अ पार्ट ऑफ सही। गवर्नमेंट, ठीक है, हॉस्पिटल में। अब इसकी तैयारी जो आपने ऑलराइट। कब करनी है, तैयारी आपने थ्रू आउट करते रहना है। क्यों? क्योंकि दो तरह के लोग हैं, एक वो जो कि टेस्ट का वेट करेंगे, और जब टेस्ट की डेट अनाउंस होगी तो उनके पास एक लिमिटेड विंडो होगी जिसमें दे हैव टू सेट देयर स्केड्यूल। स्केड्यूल बनाना भी है, फिर उसके साथ यूज टू भी होना है। फिर स्केड्यूल जब एक बार बनता है ना, याद रखें, तो आप उस पर पूरा नहीं उतर सकते। देन यू हैव टू रीस्केड्यूल एंड देन रीस्केड्यूल एंड देन यू फाइनली रियलाइज कि दिस इज माय सेट स्केड्यूल जिसमें मैं यूज टू हूं और ये मेरा वो है। लेकिन जब वो लोगों पर विंडो ही कम होगी और वो पेपर का वेट करके जब वो टाइम आएगा उसमें वो स्केड्यूल रीस्केड्यूलिंग करेंगे तो उनका टाइम निकल जाएगा, उनको पता भी नहीं लगेगा। इसके मुकाबले में वो लोग पास कर जाएंगे जिन्होंने स्लोली स्टेडली, बेशक दिन में 2 घंटे 3 घंटे दिए, लेकिन उस चीज से यूज टू रहे, एंड देन दे कैरी फॉरवर्ड द स्टडी। ठीक है, साथ साथ लेके चले कि ये नहीं कि पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर 10 चैप्टर पढ़े और आखिरी 10 चैप्टर पढ़ने के बाद पहले 10 चैप्टर भूल गए। और बेसिक्स जो है किसी भी टॉपिक की, उससे आपने जरूर स्टिक रहना है। अच्छा, राबिया ने पूछा हुआ है कि आपकी बुक कैसे ले सकते हैं। आपने, मैं कोई वेबसाइट अपनी बता रहा हूँ, ठीक है, इस वेबसाइट के ऊपर लेखन.com, इसमें है माई बुक्स, तो उसमें आप माई फार्मेसी एग्जाम गाइड बुक्स वो आप परचेज कर सकते हैं। इसके बाद ये जो है इसमें अगर आप मुझसे इंडिविजुअली बात करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं इंडिविजुअल काउंसलिंग चाहिए, या आपकी स्ट्रगल या जर्नी के अंदर यू वांट टू टॉक टू मी वन ऑन वन, ठीक है, विदाउट एनी
इंटरप्शन या जो भी, तो आप उसमें मेरा सेशन बुक करके मेरे साथ डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर कोई फ्रेश ग्रेजुएट है तो वो अपना सेशन बुक करके बात कर सकता है, कोई ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट है वो बात कर सकता है, कोई ऐसा बंदा कि जो बहुत अपनी स्टडी से बहुत अरसे से दूर है और उसको एक मोटिवेशन चाहिए, उसको एक गाइडलाइन चाहिए, वो बात कर सकता है। कोई भी किस्म का इशू है एंड यू वांट कि समवन शुड बी देयर टू टॉक टू यू, ठीक है, और वो आपको एक राह दिखा सके या आपको उस पर चला सके, खुद साथ चल सके, तो आप वो सेशन बुक कर सकते हैं। और उसके अलावा एक है जिसमें मेरी ड्राइव लिंक और नोट्स का वो है टैब, उसमें मेरे 5 साल के सारे नोट्स हैं, एक एक सब्जेक्ट के फोल्डर वाइज, और उसके अंदर वो है पहली 2 साल में तो मैंने हर सब्जेक्ट की बुक लिखी हुई है, एनाटॉमी, फिजियो की, बायोकेमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फार्माकोलॉजी की, फार्माकोग्नोजी की, सारी बुक्स जो हैं उसमें लिखी हुई हैं। और उसके बाद जो बाकी 3 साल हैं उसके भी सब्जेक्ट वाइज और वो नोट्स अरेंज है, ठीक है। और ये जो है आप जी राबे, जो फार्मासिस्ट फॉरेंसिक फार्मेसी मॉडल पेपर्स, ये जो एग्जाम गाइड बुक है, ये जो आपको ये हार्ड में मिलेगी क्योंकि ये कॉपीराइटेड है, तो ये जारी बात है, हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो पब्लिशर ने आपको डिलीवर करनी है, वो आप ऑर्डर वहां से कर सकते हैं और आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी। और जो बाकी 5 साल की जितनी बुक्स और सारी हैं वो आपके पास, वो उधर क्राइटेरिया लिखा हुआ है, आपने बस वो फुलफिल करके मेरे स्क्रीनशॉट भेज देना और मैं आपके ईमेल देनी है आपने, मैं आपकी ईमेल में आपको एक्सेस दे दूंगा, आप वो उसमें लाइफ लॉन्ग जो है अपनी उससे पढ़ सकती हैं। जी मेरे ख्याल से टाइम खत्म होने वाला है, और हम लिंक को करके दोबारा मैं रीज्वाइन करता हूँ, आप लोग भी लिंक को रीज्वाइन कर लें।